Hello everyone, I am Akshay and today we will start our fifth lecture of thermodynamics. इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। 4 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे। जो भी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारी अब यूज आने वाली है अच्छे तरीके से, तो काफी ध्यान से सुनना है और काफी ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर जो अपना खत्म किया था वो किया था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर वाले डेरिवेशन के साथ। वहां पे हमने सीपी और सीवी में रिलेशन फाइंड आउट किया था, जो कि निकल के आया था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो वो एक फॉर्मूला जिसको हम मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज पता होती है कि सपोज हमें किसी क्वेश्चन के अंदर अगर सीपी दिया हो और सीवी फाइंड आउट करना हो, सीवी दिया हो सीपी फाइंड आउट करना हो, तो वो वहां पे हम जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एक और रिलेशन सीपी और सीवी के बीच में क्या होता है कि सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपी और सीवी के रेशियो को हम बोलते हैं गामा। गामा इसको बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो। सीपी और सीवी के जो रेशियो, सीपी एक तरीके से क्या है, सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो गामा के बराबर होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या मीनिंग होता है, ठीक है। सीपी बाय सीवी का रेशियो को क्या बोलते हैं हम, गामा। क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे गामा के फॉर्म में आएगा, तो वहां से तुम्हें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब गामा की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, और जो गामा की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एटोमिसिटी पर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एटोमिसिटी। तो क्या मीनिंग होता है एटोमिसिटी का, तो एटोमिसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट और कंपाउंड तुम लोगों को पता होगा। सपोज अगर एक एटम ही है तो उसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं, किसी कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर 2 एटम है तो उसको डायएटॉमिक बोलते हैं, और उससे ज्यादा होता है तो ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, इस तरीके से हम पॉलीएटॉमिक तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग उसकी गामा की वैल्यू भी क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पे जो एटोमिसिटी होती है, अगर हम मोनोएटॉमिक के लिए देखें, जो मोनोएटॉमिक के लिए जो गामा निकल के आता है वो 1.66 निकल के आता है, ठीक है। उसके लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो 3/2 आर होती है, सीपी 5/2 आर होता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे सीपी बाय सीवी तो तुम्हारे पास गामा निकल के आ जाएगा 1.66। इसी तरीके से अगर मैं डायटोमिक की बात करूं, डायटोमिक मतलब जिसमें 2 एटम हो, तो O2 2 एटम है, N2 में भी 2 एटम है, H2 के अंदर 2 एटम है, Cl2 के अंदर 2 एटम है। तो यहाँ पे इसका सीवी होता है 5/2 आर, सीपी होता है 7/2 आर। इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1.4। तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है अपने पास 1.40। अब चलते हैं अपने ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक की तरफ। ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक के लिए तुम्हें याद रखना है कि गामा होता है 1.33, इसके लिए सीवी होता है 3R, सीपी होता है 4R। ये चीजें जनरली तुम फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। इनको समझने के लिए हम जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी और हम रोटेशनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां से ये पूरा चीजें निकल के आती है। तो वो चीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर अगर सिंपल चीजें वैल्यूज गामा की अकॉर्डिंग टू एटोमिसिटी अगर याद भी रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि यहाँ से अगर तुम सीधे गामा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एटोमिसिटी याद रखोगे, जैसे कि मोनोएटॉमिक के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.40 और ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33 होता है, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगी आसानी से। थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे तो आसान हो जाएगी चीजें। आगे चलते हैं, ये चीजें याद रखनी है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लोगे तुम लोग। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास सपोज कोई 2 गैसेस है और एक गैस का मोल्स N1 है, दूसरी गैस के मोल N2 है, और हमने उन दोनों गैस को मिक्स कर दिया, तो उनका जो सीबी होगा या उनका जो सीपी होगा वो किस तरीके से वेरी करेगा या उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि N1 एंड N2 मोल्स ऑफ 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ए और बी आर मिक्स किया हमने, देन हीट कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब मुझे इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, N1 निकालेंगे प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला कुछ सिमिलर है अपना जो हम एवरेज मोलिकुलर मास निकालते थे या मिक्सचर का मोलिकुलर मास निकालते थे, वहां पे भी हम N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे N1
प्लस N2 CV2 प्लस N डिवाइड बाय N1 प्लस N2 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, CV ऑफ द मिक्सचर। इसी तरीके से तुम CP ऑफ द मिक्सचर भी निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर कहीं पे मिक्सचर यूज करता है तो वहां पे तुम ये चीज यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेके गया वो, ठीक है। पहले 10 था, उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके गया, तो बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो डेल्टा टी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10। तो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एनसीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 5 मोल। मुझे सीवी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे सीवी की वैल्यू चाहिए लेकिन मुझे तो दिया हुआ है सीपी की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर। सीपी की वैल्यू मुझे दी हुई है 7.03 कैलोरी में दिया हुआ है, तो आर मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जूल में दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ तो कैलोरी है, तो आर को कैलोरी में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है अप्रोक्स 2। तो यहाँ से हमारे पास सीवी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.03। ये क्या आएगा, कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ये सीवी की वैल्यू निकल के आई है। अब ये सीवी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो सीवी हो गया 5.03 इंटू 10, डेल्टा टी की वैल्यू 10 है, तो 50 इंटू 5.03, तो ये वैल्यू अप्रोक्स निकल के आती है 252 कैलोरी के बराबर। मतलब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो 252 कैलोरी के अप्रोक्स हो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में दिया हो हमेशा वही यूज करना हो। जैसे यहाँ पे कैलोरी में दिया था, यहाँ जूल में दिया था, लेकिन मुझे तो सीपी कैलोरी में दिया है, तो मुझे सीवी भी किसमें निकालना है, कैलोरी में। तो आर की वैल्यू मुझे कैलोरी में पुट करनी पड़ेगी, और आर की वैल्यू कैलोरी के अंदर 2 होती है, याद रखना, ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज देखते हैं कि इंपोर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, जनरली तुम कभी कुछ क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें वहां पे फ्री एक्सपेंशन वर्ड देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि ये फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, व्हेन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। जहां पे पी एक्सटर्नल जो होता है वो जीरो होता है, मतलब ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, पी एक्सटर्नल जीरो है, उस कंडीशन को हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। जहां पे पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर अगर पी एक्सटर्नल जीरो है और हमें पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वहां से डब्ल्यू क्या हो जाएगा अपना जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो कहीं पे भी अगर फ्री एक्सपेंशन वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वहां पे वर्क जीरो होगा, वहां पे कोई वर्क होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर पी एक्सटर्नल ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल जीरो है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, आइडियल गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करती आइडियल गैस के अंदर, एंड हेंस टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी एनर्जी लूज नहीं हो रही है, उससे टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्री एक्सपेंशन के अंदर होता है। जनरली कहीं पे भी अगर फ्री एक्सपेंशन वर्ड दिखता है मतलब वहां पे वर्क जीरो करना है, बस इससे अलावा कुछ नहीं करवाना चाहता वो तुम लोगों से। वर्क की वैल्यू जीरो पुट करनी है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन के अंदर पी एक्सटर्नल जीरो होता है, इससे वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो इतना पढ़ने के बाद अब चलते हैं कुछ स्पेशल प्रोसेसेस के अंदर वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चाहे वो वर्क रिवर्सिबल तरीके से हो रहा हो, चाहे वो वर्क इरिवर्सिबल तरीके से हो रहा हो, तो उन प्रोसेसेस का जो डेरिवेशन है उनसे हम सीखेंगे, और उनका जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क डन निकालने की कोशिश करूंगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, और मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूं कि वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि मुझे या तो एक्सपेंशन वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी या कंप्रेशन वाली। तो जनरली जो भी हमारे यूज क्वेश्चन में आता है वो एक्सपेंशन आता है,
तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन वाला ही फॉर्मूला तो मैं निकाल के दूंगा, लेकिन अगर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला आ गया तो उसमें बस माइनस से मल्टीप्लाई करके तुम कंप्रेशन का फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हो। तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, कहां पे वर्क डन फाइंड आउट करना हमें? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस में हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो होगा, ये चीज समझ में आ रही है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू जीरो। मतलब आइसोथर्मल के केस में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डेल्टा यू जीरो होता है। तो फिर मैंने वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो हो गया जीरो, डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, ये पुराने वाली चीजें जो पहले भी हम पढ़ चुके। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हमने पहले भी उसके बारे में देखा कि छोटी छोटी प्रोसेस है। तो मैं सपोज मानता हूँ कि छोटा सा काम किया है, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, तो सपोज वहां पे जो वर्क लगा वो DW वर्क लगा, छोटा सा वर्क। तो अगर छोटा सा वर्क कब हुआ होगा? जब वहां पे जो वॉल्यूम का चेंज आया होगा वो भी बहुत स्मॉल चेंज आया होगा, बहुत छोटा सा चेंज। तो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल लग रहा होगा वो DW इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू DV, मैंने यहाँ पे वो यूज कर लिया। ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है या पी एक्सटर्नल ज्यादा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो इंटरनल फोर्स ज्यादा होगा और एक्सटर्नल फोर्स कम होगा। एक्सपेंड करना है मतलब ये वाली जो चीज है जो नीचे से लग रहा है फोर्स वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा तभी एक्सपेंशन होगा। मतलब पी इंटरनल इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, तो पी इंटरनल ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल होगा। और अगर छोटा सा अगर चेंज कर रहे हैं तो जो पी एक्सटर्नल वो पी इंटरनल माइनस डीपी, छोटा सा प्रेशर में डिफरेंस होगा। मानते हैं कि एक्चुअल में पी इंटरनल ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो छोटा सा चेंज होगा क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वो कितना हो गया? पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी। अब पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। ये रही तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं, DW इक्वल टू माइनस पी इंटरनल माइनस डीपी इंटू डीवी। अब ये माइनस है। अब मैंने क्या किया कि छोटा सा चेंज आ रहा है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में तो छोटे छोटे चेंज हो गए, हम लास्ट प्रोसेस तक जाते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करना है तो सिंपल क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि वो छोटा छोटा वर्क सब जुड़ के कंप्लीट वर्क कितना हुआ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ DW इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल माइनस डीपी इंटू डीवी हो गया। अब मैंने क्या किया, इस पी इंटरनल इंटू डीवी को मल्टीप्लाई किया और डीपी और डीवी को मल्टीप्लाई किया। तो इंटीग्रल DW इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल डीवी प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ तो इंटीग्रल डीपी डीवी। अब ये जो डीपी और जो डीवी है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले डीपी भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा चेंज प्रेशर में, डीवी भी बहुत छोटा सा चेंज वॉल्यूम में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी छोटी वैल्यू निकल के आएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देते। ठीक है, तो ये छोटी सी चेंज है तो इसको मैं अप्रोचेस टू जीरो, मतलब मैंने यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल DW इक्वल टू क्या बच गया? माइनस पी इंटरनल डीवी। अब पी इंटरनल क्या है? पी इंटरनल गैस की वजह से लग रहा है क्योंकि जो भी पिस्टन के नीचे जो चीज रखी है वो क्या गैस है। तो पी इंटरनल इक्वल टू क्या हो गया? पी गैस। और गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं? आइडियल गैस के लिए nRT बाई वी के। तो यहाँ पे nRT बाई वी की पी इंटरनल की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो इंटीग्रल DW इज इक्वल टू माइनस V2 बाई वी nRT बाई वी डीवी, V1 से V2। V1 से V2 मान लेते कि इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V1 था, लास्ट में जो वॉल्यूम हो गया वो V2 हो गया एक्सपेंड होने के बाद। तो मुझे पता है कि dV बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v। तो ln v को जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ln v2 बाई v1, तो w क्या निकल के आएगा? माइनस nRT ln v2 बाई v1 निकल के आएगा। आई थिंक चीज क्लियर हो रही होगी, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 1 बाई v का इंटीग्रेशन ln v, और v1 से v2 तक अगर मैं उसकी लिमिट को पुट करूंगा तो ln v2 बाई v1 हो जाएगा। तो w इक्वल टू माइनस nRT ln v2 बाई v1 हो गया। तो w इक्वल टू माइनस 2.303। अब ln को मैंने log में कन्वर्ट कर दिया, ln को log में कन्वर्ट करते हैं, log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस 2.303 nRT log बेस 10 v2 बाई v1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। आई थिंक चीज समझ में आ गई क्या किया है। ये हो गया तुम्हारे वर्क का फॉर्मूला, किस तरीके से किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस का वर्क क्या होता है। तो उसका वर्क होता है, अगर एक्सपेंशन है तो माइनस 2.303 nRT ln v2 बाई v1। ठीक है, लोग बेस 10 v2 बाई v1। अब T कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लो। तो V2 बाई V1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही? P1 बाई P2। तो मैंने V2 बाई V1 की वैल्यू यहाँ पे P1 बाई P2 पुट कर दी। तो W इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2।
तो सिंपल कुछ नहीं किया है, V2 बाई V1 की जगह क्या पुट कर दिया, P1 बाई P2, तो तुम्हारे यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। तो सपोज क्वेश्चन में अगर V1 V2 के कम वैल्यूज दी हो तो वो यूज करोगे, P1 P2 दिया होगा तो ये यूज करोगे, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। थोड़ी सी चीजें याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे V2 बाई V1 है, यहाँ पे P1 बाई P2 है। ठीक है, चेंज है, तो थोड़ा सा उस चीज को याद रख लोगे तो आराम से चीजें बन जाएगी। फिर देखते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या बोला था, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो हमने W फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हमने Q भी फाइंड आउट कर लिया? हाँ, हमने Q भी फाइंड आउट कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा Q, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2.303 nRT log base 10 V2 by V1 is equals to 2.303 nRT log base 10 P1 by P2। तो ये जो W, ये जो Q निकल के आया, ये Q है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस में कितना हीट। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, एब्जॉर्ब किया। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हुआ, सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जितना हीट उसने यूज एब्जॉर्ब किया उतना उसने क्या कर लिया, काम, उसके वजह से उसका डेल्टा यू क्या हो गया, 0। तो ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। इसके लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए क्वेश्चन में सीधा सीधा तुम्हें बोलेगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर कुछ वैल्यूज दे देगा, V1 V2 की, टेम्परेचर कांस्टेंट दे देगा कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, और वहां पे वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है। मेन चीज था कि किस तरीके से निकल के आया, तो वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो भी चीज हमने पढ़ी, जो भी हमने वर्क देखा, उस वर्क को हम थोड़ा सा ग्राफिकल नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि P और V है हमारे पास, ठीक है, P और V है, और हमें पता है कि PV कर्व जो होता है वो PV कर्व किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से निकल के आता है। बोल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा है ऐसा कर्व कुछ होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं इनिशियल पॉइंट A यहाँ पे था और मेरा B पॉइंट यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है ग्राफ, क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से बी गए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, इसकी वजह से ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ क्या क्या आ रहा है ये समझ में आ रहा होगा। फिर ए से बी गए तो ये एरो दिखा रखा है, एरो का मतलब है ए से बी जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो किसी भी पीवी कर्व का जो एरिया निकल के आता है, शेडेड एरिया या एरिया अंडर द कर्व, वही वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये जो शेडेड एरिया मैंने कर रखा है, ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर होता है। तो कभी कभी ग्राफ भी हमें बनाकर दे देता है, तो हमें वहां सिंपल क्या करना है कि जो भी पीवी कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो एक तरीके से इस एरिया, ये जो एरिया है ना इसका, इसकी जो वैल्यू है वो एक तरीके से ये है। ठीक है, तो कभी कभी ग्राफिकल के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं तुम्हें आगे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सिंपल से तुम्हें क्या याद रखना है कि एरिया अंडर द पीवी कर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। पीवी कर्व का एरिया वर्क के बराबर होता है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन, मतलब वर्क जो आएगा वो नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, तुम वैल्यू निकालोगे, तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वर्क नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। तो अगर ए से बी जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव। और अगर मैं बी से ए कर देता मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कंप्रेशन, मतलब वर्क जो आता है वो पॉजिटिव। तो आई थिंक ग्राफ से कैसे तुम समझ सकते हो कि वर्क को नेगेटिव लेना है और वर्क को पॉजिटिव लेना है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर वर्क की वैल्यू क्या होती है, और उसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अभी हमने देखा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो वो रिवर्सिबल तरीके से अगर हम वर्क करेंगे तो वो प्रोसेस में किस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क निकाला जाता है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि वर्क निकालना है हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन। बस मैंने रिवर्सिबल की जगह क्या कर दिया, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखते थोड़ा सा उसको। मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया हुआ, इस ग्राफ को देखें क्योंकि इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा इजी है। ग्राफ देखें, वो ग्राफ में मेरे को समझ रहा है। स्टार्टिंग में ए पॉइंट है, बाद में मैंने एक बी पॉइंट बनाया हुआ है। ए से बी पॉइंट की तरफ में जा रहा हूं, मतलब ए से बी पॉइंट में जा रहा हूं, मतलब मेरा वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है। V1 से V2 वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन हो रहा है। ये चीज क्लियर होगी ए से बी। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे वर्क तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम छोटे छोटे वर्क करते थे, इसकी वजह से वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे तो हमें छोटे छोटे वर्क नहीं करना पड़ता है, हम क्या करते हैं एक ही स्टेप में पूरा का पूरा प्रोसेस कर देते हैं। तो होता क्या है
कि यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल लगता है एक तरीके से, वो क्या होगा कि स्टार्टिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। कहां तक कम हुआ, P2 तक। P2 तक ही कम क्यों हुआ, क्योंकि जो बाहर वाला प्रेशर होगा वो कितना लग रहा होगा, वो P2 के बराबर लग रहा होगा, तभी तो P2 पे आकर क्या होगा, मेरी प्रोसेस रुक गई। अगर P2 से थोड़ा कम प्रेशर होगा तो नीचे आता, P2 से ज्यादा प्रेशर होता, थोड़ा ग्राफ ऊपर ही हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि वो जो पॉइंट है P2 पे आके वापस क्या आ गया, हमारा स्टेट अचीव हो गया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो बाहर से जो प्रेशर भी एक्सटर्नल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, तो इस P2 के बराबर होगा। और उस P2 के बराबर होगा तो W के रिवर्सिबल क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है। डेल्टा V का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, P एक्सटर्नल nRT बाई P2 लिख सकते हैं। V2 का मतलब क्या हो गया कि ये इस टाइम पे प्रेशर P2 था गैस का, और V1 पे P1 था। तो अगर V2 की वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या पुट करना पड़ेगा, nRT बाई P2। इसकी जगह V1 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, nRT बाई P1। nRT कॉमन निकाला तो nRT 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। ठीक है, ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी। अब देखते हैं कि जो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो पी एक्सटर्नल होता है, ये पी एक्सटर्नल एक तरीके से किसके बराबर ले, तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, पी एक्सटर्नल बराबर होगा इस P2 के, जो हमारा सबसे लास्ट प्रेशर है। क्यों, क्योंकि एट लास्ट हमें वही अचीव करना है। एट लास्ट वही अचीव क्यों करना है, क्योंकि वही हमारा एक्सपेंशन कब तक होगा, एक्सपेंशन तब तक होगा जब तक कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। तो इंटरनल प्रेशर जैसे P2 हो गया होगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर उस टाइम पे क्या होगा, P2 होगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, इरिवर्सिबल के अंदर जो पी एक्सटर्नल होता है वो P2 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सपोज क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं दी हो, नहीं देता है वो, तो तुम्हें वो किसके बराबर लेना है, वो P2 के बराबर ही लेना है। और यहाँ पे अगर मैं इसके एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, शेडेड एरिया होगा हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया, मतलब वो किसके बराबर हो गया, P2। तो इस टाइम पे भी पी एक्सटर्नल, तो हमारा ये एरिया किसके बराबर आ गया, इस एरिया के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो शेडेड एरिया है, वर्क किसके बराबर होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा जो वर्क होगा वो वर्क होगा एरिया अंडर, या शेडेड एरिया, सिंपल क्या बोल देता हूँ मैं, शेडेड एरिया, जो मैंने शेड किया हुआ है उस एरिया के बराबर तुम्हारा यहाँ पे वर्क निकल के आएगा। तो ये जो वर्क आएगा ये क्या आएगा, कुछ इस तरीके से निकल आएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से क्यों यहाँ पे शेड किया हुआ है। अगर तुम देखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे चेंजेस। तो क्या होता है कि सपोज अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस मानता हूं तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज करने पे मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया तो थोड़ा सा प्रेशर क्या हुआ, कम। थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, इसका मतलब मैं यहाँ पे पी से यहाँ पे था तो मेरा यहाँ पे आ गया कुछ, तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा 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 इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस तरीके से थोड़ा 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 इंक्रीज करके मैं इस पॉइंट तक कहां तक आ जाऊंगा, बी तक। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे बीच में आने वाले। लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखूंगा तो मुझे कोई छोटे चेंजेस नहीं करना है, मुझे सीधा क्या करना है, बड़ा चेंज करना है। और बड़ा चेंज करना है तो वो बड़ा चेंज कब तक होगा, जब तक कि P2 किसके बराबर नहीं हो जाता, पी एक्सटर्नल के बराबर। मतलब ये जो पॉइंट है P2, यही क्या है, तरीके से हमारा पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो इसी एरिया को अगर मैं इसको देखूं तो यही तो है मेरा वर्क, और वर्क है तो पी एक्सटर्नल डेल्टा भी इसको निकालना है। तो पी एक्सटर्नल मेरा P2 के बराबर हो गया और डेल्टा भी मेरा क्या हो गया ये, तो मेरा ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। ठीक है, तो काफी अलग सी चीज है, थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है कि इरिवर्सिबल के अंदर के वर्क की वैल्यू क्या होती है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, काफी चल जाएगा। और पी एक्सटर्नल की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, P2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस भी हमने पढ़ा था, वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, अगर एडियाबेटिक दिया हुआ हमें और उसका रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में और पूछा हो तो कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडियाबेटिक के अंदर उसका कुछ फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पे वर्क के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडियाबेटिक है तो Q0 होगा, Q0 होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q0 है तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, W होगा। सिंपल चीजें है, तो पहले पढ़ चुके हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया ना। तो अब डेल्टा U होता है क्या, डेल्टा U होता है एनसीवीटी की, छोटा सा चेंज है ना, रिवर्सिबल है तो क्या है, छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है तो क्या हो गया dt। तो ये किसके बराबर, dw के बराबर, मतलब जो चेंज होगा वो थोड़ा सा होगा। अगर हमें वर्क करना है तो थोड़ा सा चेंज, डी टेम्परेचर में थोड़ा चेंज होगा। एनसीवीटी इक्वल टू dw एक्सपेंशन है तो माइनस pdv लिख दिया। अब माइनस pdv को अगर तुम पिछले वाले आइसोथर्मल रिवर्सिबल में देखोगे तो मैंने
उसको पी इंटरनल माइनस डीपी करके कुछ लिखा था, फिर मैं उसको एट लास्ट ये लेके आ गया था पी इंटरनल इक्वल टू एनआरटी बाई वी। तो मैं सीधा यहाँ पे उसी पे जंप कर रहा हूँ, तो मैंने इस पी को सिंपल लिख दिया आरटी बाई वी। तो फॉर 1 मोल गैस के लिए आरटी बाई वी लिख दिया, एनआरटी होता है, एन की वैल्यू 1 हो गई तो आरटी बाई वी हो गया। तो इस पी की जगह पुट कर दिया मैंने माइनस आरटी बाई वी इंटू डीवी, और ये हो गया तुम्हारा सीवीडी। ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो सीवीडीटी और ये टी जो था इसको इधर नीचे लेके आ गया, तो सीवीडीटी बाई टी इक्वल टू माइनस आर, ये जो माइनस आर डिवाइड बाई वी इंटू डीवी, तो माइनस आर डीवी बाई, ये सिंपल सा हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको सीवी डी टी बाई टी लिखा, आर डीवी बाई वी, इसको v1 से v2 लिमिट दी, इसको t1 से t2 लिमिट दी। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल ln t में वैल्यू पुट करोगे तो ln t2 बाई t1 माइनस आर ln 1 बाई v का इंटीग्रेशन ln v2 बाई v1, तो ये हो जाएगा माइनस आर ln v2 बाई v1। इसके आगे भी अभी थोड़ी सी प्रोसेस है, लेकिन तुम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम इसके आगे वाली प्रोसेस पे चलते हैं कि एक्चुअल में एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर होता क्या। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पे लास्ट हमारा था ln जो था हमारा t2 बाई t1 इज इक्वल टू माइनस आर बाई सी वी ln v2 बाई v1। तो मैंने ln को कन्वर्ट कर दिया लॉग के अंदर, क्योंकि इधर भी 2.303 लॉग बेस 10 यूज होता, इधर भी 2.303 लॉग बेस 10 यूज होता। 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास लॉग बेस 10 t2 बाई t1 इज इक्वल टू माइनस आर बाई सी वी लॉग बेस 10 v2 बाई v1 बन जाएगा। ठीक है, वहां से इसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज समझने के लिए इसके आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैंने साइड में समझाया हुआ है। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से पता है कि वी नो दैट सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये चीज हम पहले डिराइव कर चुके हैं, और सीपी बाई सीवी गामा होता है। ठीक है, गामा पॉइजन रेशियो होता है। तो अगर मैं इस सीपी बाई सीवी बराबर इक्वल टू आर के अंदर मैं सीवी से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो सीपी बाई सीवी हो गया यहाँ पे, माइनस सीवी बाई सीवी 1 हो गया, और आर बाई सीवी हो गया ना। अभी सीपी बाई सीवी की वैल्यू क्या है, गामा है, ये 1 हो गया माइनस 1, और आर बाई सीवी की वैल्यू आर बाई सीवी। ठीक है, अब तुम ये देखोगे कि ये मुझे चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे आर बाई सीवी की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो वहां से मुझे गामा के फॉर्म में कुछ चीज निकल के आएगी, तो मैंने आर बाई सीवी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर बाई सीवी इन द इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में मैंने आर बाई सीवी की वैल्यू पुट की, तो log बेस 10 t2 बाई t1 इज इक्वल टू, ये सेम चीज यहाँ पे आ गई। फिर आर बाई सीवी की वैल्यू मैंने गामा माइनस 1, ये नेगेटिव साइन यही का है, आर बाई सीवी की वैल्यू ओनली गामा माइनस 1 है, तो मैंने गामा माइनस 1 पुट कर दिया। फिर log बेस 10 v2 बाई v1 जो सिमिलर चीज थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर मैंने क्या किया कि ये जो माइनस साइन था और ये log था, तो हमें पता है कि किसी भी log के अंदर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका जो भी ये रिवर्स हो जाता है, तो v2 बाई v1 की जगह माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो v1 बाई v2 हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी log की प्रॉपर्टी है। v2 बाई v1 किसमें कन्वर्ट हो गया, v1 बाई v2 से, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो log बेस 10 t2 बाई t1 इक्वल्स टू गामा माइनस 1 log बेस 10 v1 बाई v2 हो गया। ठीक है, चीज सिंपल समझ में आ गई होगी। अब हमें पता है कि चीज log के अंदर, पावर के अंदर चीज चली जाती है, तो गामा माइनस 1 इसके ऊपर चला गया, तो log बेस 10 t2 बाई t1 इक्वल्स टू log बेस 10 v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या लिया, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो हमें पता है कि अगर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से log बेस 10 हट गया, यहाँ से log बेस 10 हट गया, तो बच क्या गया मेरे पास t2 बाई t1 इक्वल्स टू v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1। तो t2 बाई t1 इक्वल्स टू v2 बाई v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्या चीजें क्लियर होगी। फिर क्या किया मैंने, ये जो t2 लिखा हुआ है इस v2 की पावर गामा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये t1 v1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो t v इंटू की पावर गामा माइनस 1 है वो क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट। जैसे कि p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं, pv इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरीके से t1 v1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा माइनस 1 आ गया इक्वल, तो उसको क्या बोल दिया, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये चीज कब होती है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है हमारे, तो उसके अंदर टी और बी के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आता है। आगे चलते हैं फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 4 था, इस इक्वेशन नंबर 4 को फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख चेक करोगे तो t2 बाई t1 इक्वल टू v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, तो t2 बाई t1 v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब ये जो भी प्रोसेस है इसके अंदर हमारा ये भी जो मोल्स है वो तो कांस्टेंट है, तो अगर n कांस्टेंट है तो क्या हम अवोगाड्रो लॉ लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अवोगाड्रो लॉ नहीं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं p1 v1 बाई v2 इक्वल्स टू p2 v2 बाई कंबाइंड गैस लॉ जिसको हम बोलते हैं।
P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। तो यहाँ से T1 by T2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, P1 V1 अपॉन P2 V2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पुट करेंगे अभी, तो T2 by T1 को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स कर दिया। तो V1 by V2 की जगह क्या कर दिया, V2 by V1। तो T1 by T2 इक्वल्स टू V2 by V1 की पावर गामा माइनस 1। फिर T1 by T2 की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया, P1 by P2, P1 V1 by P2 V2। तो P1 V1 by P2 V2 इक्वल्स टू V2 by V1 की पावर गामा माइनस 1 कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, P1 by P2 इंटू V1 by V2, P1 by P2 इंटू V1 by V2। और इसको क्या लिख दिया कि जब किसी की पावर में कुछ होता है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। तो V2 by V1 की पावर गामा इंटू V2 by V1 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब V2 by V1 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, रिवर्स कर दिया तो V1 by V2 लिख सकते हैं पावर 1। तो ये V1 by V2 V1 by V2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारा बच जाएगा P1 by P2 इक्वल्स टू V2 by V1 की पावर गामा। क्योंकि ये से ये कैंसिल आउट हो गया, अगर चेक करोगे तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, P1 by P2 इक्वल्स टू V2 की पावर गामा डिवाइड बाय V1 की पावर गामा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये किसके लिए डिफाइन होता है, एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए डिफाइन होता है, आइसोथर्मल के लिए। दोनों में कुछ चीजें समझ में आ रही है। अगर आइसोथर्मल आया तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और अगर पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया तो एडियाबेटिक के लिए होता है। ठीक है, तो ये इनके पी और बी के बीच में रिलेशन है, और ये इनके टी और बी के बीच में रिलेशन है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने देखा था पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे निकल के आया। ठीक है, उसके बाद हम एक और रिलेशन निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उस पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को इक्वेशन नंबर 5 पुट किया था। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 को फिर यहाँ से लिख रहा हूँ, पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा, मतलब P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, ये चीज अभी हमने पढ़ी। अब मुझे पता है कि जैसे मुझे एन कांस्टेंट था तो T1 by T2 की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से मैं यहाँ V2 by V1 निकालूंगा। तो V2 क्या होगा, T2 by P2, और V1 क्या होगा, T1 by P1। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई P1 T2 डिवाइड बाय P2 T1। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें, कंबाइंड गेस लो लगाया यहाँ पे वापस से, तो V2 by V1 की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ P1 by P2 इक्वल टू V2 by V1 की पावर गामा। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो ये निकल के आया। फिर V2 by V1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, मतलब P1 by P2 इंटू T2 by T1 की पावर गामा इक्वल टू P1 by P2। ठीक है, P1 by P2 इक्वल टू लिख दिया मैंने T2 by T1 की पावर गामा इंटू P1 by P2 की पावर गामा। अब वो मैंने क्या किया कि यहाँ पे P1 by P2 है, यहाँ पे P1 by P2 है। तो अगर मैं इसको इसमें से एक इससे कैंसिल कर दूं तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो P1 by P2 का पावर गामा माइनस 1। फिर मैं इसको इधर लेके आया तो ये गामा माइनस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस गामा में। तो P1 by P2 की पावर क्या हो गया, 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 by T1 की पावर क्या हो गया, सिंपल गामा। ठीक है, तो P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा एक तरफ आ गया, इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 की पावर गामा एक साइड आ गया। तो यहाँ से पता चल गया P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 इंटू 1, P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू इंटू T टू दी पावर गामा। तो यहाँ से P इंटू 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ तक तो हमने तीनों रिलेशन की बात की, एक P और T में निकाला, एक P और B में निकाला, और इससे पहले जो हमने निकाला था वो किसमें निकाला, तो V और T में रिलेशन निकाला था। तो तीनों में हमने रिलेशन निकाला गामा के टर्म में, किस तरीके से एडियाबेटिक के अंदर चेंजेस आता है। फिर हम देखते हैं कि इसका वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल हमने देखा था कि Q तो 0 होता है, Q 0 है तो W इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा U हो गया हमारा NCV डेल्टा T। तो NCV T2 माइनस T1, डेल्टा T को लिख दिया मैंने T2 माइनस T1। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि R बाई CV की वैल्यू गामा माइनस 1 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से CV की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, तो CV आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। तो R CV की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो NR अपॉन गामा माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दिया इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया W। इसको अगर मैं NR T2 लिख दूं तो NR T2 को क्या लिख सकता हूँ, P2 V2, और NR T1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 V1। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास ये बन सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले वर्क निकालने के काम आते हैं, किसमें, एडियाबेटिक के अंदर जब एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तुम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, माइनस यूज कर सकते हो,
अगर एक्सपेंशन हो रहा है और अगर तुम्हें कंप्रेशन हो रहा है तो पॉजिटिव यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे वर्क का फॉर्मूला है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, जहां पे एडियाबेटिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल वाला देखा, अब रिवर्सिबल वाला प्रोसेस देखते हैं। रिवर्सिबल के अंदर सिंपल क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 कर दिया मैंने इसको। V2 को क्या लिखा है, एनआर T2 बाई P2। हाँ, यहाँ पे ना तो T कांस्टेंट है या P कांस्टेंट है, तो T2 बाई P2 माइनस एनआर T1 बाई P1। तो यहाँ पे एनआर कॉमन निकाल लिया, T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एनआर T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो पी एक्सटर्नल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, P2 के। तो यहाँ पे तुम सिंपल P2 पुट करके भी फॉर्मूले में आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर। ये फॉर्मूला है तुम्हारा एडियाबेटिक रिवर्सिबल के अंदर। उससे पहले हमने आइसोथर्मल के अंदर दोनों फॉर्मूले की बात की, ठीक है। तो जनरली तुम्हें जो दो मेन चीजें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, उन दोनों के फॉर्मूले के डेरिवेशंस के साथ तुमने चीजें देख ली एक बार, उसको जल्दी से नोट डाउन कर लोगे। तो अभी तक हमने कुछ प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन फाइंड आउट करने के फॉर्मूलेस के बारे में देखा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। उन चारों न्यूमेरिकल को तुम पहले एक बार ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद मैं इनके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो या तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ रखी हुई, इस पीडीएफ के अंदर तुम्हें इसका क्वेश्चन अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे, या तो वहां से देख सकते हो। अदरवाइज अगर बोर्ड से क्लियर हो रहा होगा तो बोर्ड से भी देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, चारों क्वेश्चंस लिखो, चारों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और फिर क्रॉस चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से फास्ट। तो आई थिंक तुम लोगों ने जाके क्वेश्चन के पीडीएफ में खोल के उसको देखा होगा, या फिर बोर्ड से उसको नोट डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और तुमने कुछ आंसर भी फाइंड आउट किए होंगे। अब देखते हैं कि किस क्या उसके आंसर है और क्या एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। तो एक के बाद एक हम क्रॉस चेक करते हुए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं सबसे पहले ये लिख दूंगा कि मेरा वर्क नेगेटिव आएगा, सबसे पहले काम है अपना, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो रिवर्सिबल है तो उसके वर्क का फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को बताया, माइनस 2.303 NRT log ऑफ बेस 10 V2 बाय V1। ये चीज अभी हमने देखी थी शायद, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है हमारे पास एम की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल हो जाएगी। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298 केल्विन हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। V2 की वैल्यू है हमारे पास 20, और V1 की वैल्यू हमारे पास 10 लीटर। तो यहाँ से वर्क कितना निकल के आएगा, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 298 लॉग बेस 10 20 बाय 10, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू लॉग बेस 10 2। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है माइनस 3434.9 जूल, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आई थिंक अगर तुम्हारा आंसर क्रॉस चेक किया होगा तो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं अपने सेकंड आंसर की तरफ, सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 मोल ऑफ CO2 गैसेस 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन। अब CO2 गैस दे दिया, तो CO2 गैस हो गया अपना ट्राई एटॉमिक। CO2 गैस है अपना ट्राई एटॉमिक, और अगर ट्राई एटॉमिक है तो उसकी गामा की वैल्यू होती है 1.33। तो आई थिंक गामा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। हमें जो 300 केल्विन था, तो हमें फाइनल टेम्परेचर, तो हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1 300 केल्विन है। चलो ये फाइंड आउट हो गया। V1 अगर हम V मान लेते हैं तो V2 बोल रहा है कि 27 V हो जाएगा। हाँ, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो V1 हमें इट्स वॉल्यूम बिकम्स 27 टाइम्स। तो 27 टाइम्स हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 27 टाइम्स हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि
टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो टी कितना हो गया हमारे पास, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, मतलब टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन। तो अपने पास टी वन कितना है, 300 है, वी वन वी है, गामा कितना है, इसको सिंपल इतना कर देते हैं, इसको सिंपल ऐसा कर देते हैं कि टी वन बाई टी टू लिख देते हैं और वी टू बाई वी वन की पावर गामा माइनस वन कर देते हैं। वी टू कितना है, 27 वी है, तो 27 वी बाई वी टू दी पावर गामा माइनस वन, मतलब 1.33 माइनस वन, मतलब वो कितना हो गया, ये हो गया 27 टू दी पावर 0.33 का मतलब क्या है, 1/33 लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास 3। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी T1/3, और T1 कितना था 300, मतलब 300/3, तो ये आ जाएगा अपने पास 100 केल्विन। तो फर्स्ट जो फाइनल टेम्परेचर जो निकल के आएगा, वो फाइनल टेम्परेचर अपना निकल के आएगा 100 केल्विन। तो ये सेकंड के फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। एक बार चेक करोगे कितना आंसर निकल के आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर अपना निकल के आ रहा है 100 केल्विन। तो इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे, लेकिन पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लोगे, फिर उसके बाद इसका अगला वाला जो पार्ट है वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जल्दी से जाओ। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे हम, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्यू की वैल्यू 0 दी हुई है, और क्योंकि एडब्ल्यू प्रोसेस तो क्यू 0 हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डब्ल्यू हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी सीवी की वैल्यू अपने पास दी हुई है 25, और डेल्टा टी निकालना है तो आ जाएगा मेरे पास 300 माइनस 100, तो ये वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 25 इंटू 200, ये निकल के आएगा 5000 जूल पर मोल। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि वर्क एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क आएगा यहाँ पे नेगेटिव। इसके बाद अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें वो बोल रहा था कि 1 मोल of ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अगर एडियाबेटिक दिया हुआ है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि Q की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे Q की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0। Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, W के इक्वल। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क फिर से क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो जो हमारा वर्क दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वर्क डन बाय द गैस, वो दिया हुआ है 3000। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3000 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 मोल, 1 हो जाएगा ये, सीवी की वैल्यू अगर मुझे पुट करनी है तो ये हो जाएगा 20, और अगर डेल्टा टी पुट करना है तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, T2 माइनस T1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारे पास 150, और T1 कितना है हमारे पास, T1 है हमारे पास T2 माइनस 300 इक्वल्स टू 150, तो T2 निकल के आ जाएगा 450, ये आ जाएगा हमारा 450 केल्विन जो फाइनल टेम्परेचर है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 5 मोल ऑफ गैस। तो एन की वैल्यू मुझे यहाँ पे 5 दी हुई है, मोल्स मुझे 5 दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 atm टू 280, मतलब P1 दिया हुआ है 10 atm और P2 दिया हुआ है 280। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं, वो क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। 300 केल्विन मुझे यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। आइसोथर्मली टेम्परेचर, व्हाट इज द लार्जेस्ट मास कैन बी लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो अगर मुझे मास पता लगाना है तो एक तरीके से मुझे mgh वाला फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे, वहीं से मैं h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो mgh को वर्क निकालना है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा वो उस मास को लिफ्ट करने के काम में आएगा। तो कितना प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा वो निकाल सकते हैं, हमें पता है फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2। अगर मैं इसके कंडीशन में बात करूँ, प्रेशर की कंडीशन में P1 बाई P2 माइनस 2.303, मोल हो गया 5, R हो गया 8.31,
इंटू टी हो गया 300 केल्विन इंटू लॉग बेस 10, ये आ जाएगा मेरे पास P1/P2, P1/P2 हो जाएगा 10/2। तो मेरे पास यहाँ से वर्क कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वर्क निकल के आएगा 20 इंटू माइनस 20 इंटू 10⁻³ जूल। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कितना कुछ वर्क निकल के आएगा। अब ये जो भी यहाँ पे मेरे पास वर्क निकल के आ रहा है, ये वर्क किस काम में आ रहा है, उसको लिफ्ट करने के काम में। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा mgh, तो यहाँ से 20 इंटू 10⁻³ इंटू कितना मास है मेरे पास, मास कितना दिया हुआ है, हाँ मास फाइंड आउट करना, हाइट दी हुई है, तो इंटू जी मतलब 6 पॉइंट, ये इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 9.8 इंटू 1 इंटू एम। तो यहाँ से मेरे पास जो m निकल के आएगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 2048, अप्रोक्स आएगा 2048 kg। तो इतना मास में क्या कर सकता हूँ, इतना मास में इस वर्क से क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी किस तरीके से मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस करके तुम्हें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे हमें यूज करना है जो वर्क के फॉर्मूलेज है उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें पीडीएफ के अंदर दे दूंगा, तो उसमें जाके एक बार वापस से चेक कर लेना।